कोल्ड चेन यानी निरंतर शीतल अवस्था बनाए रखने का सिलसिला। कोल्ड चेन उस प्रणाली को कहते हैं जिसके अंतर्गत वैक्सीन यानी टीके को उसके उत्पादन स्थल से टीकाकरण के स्थान तक एक निर्धारित न्यून तापक्रम पर ले जाया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैक्सीन या टीके को उसके उत्पादन स्थल से महिलाओं और बच्चों तक सुरक्षित और ठंडी अवस्था में पहुंचाने वाले उपकरण और व्यक्ति कोल्ड चेन यानी शीत श्रृंखला के भाग हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह कोल्ड चेन प्रणाली जरूरी क्यों है? अक्सर यह देखने में आता है कि जिन क्षेत्रों में किसी विशेष बीमारी के लिए टीकाकरण किया जा चुका है, उन्हीं क्षेत्रों से उन्हीं बीमारियों के आने की फिर से सूचनाएं मिलती हैं। इसका एक मुख्य कारण है कोल्ड चेन प्रणाली का पूरी तरह पालन न करना। टीके के निर्माता टीकों के साथ यह जानकारी स्पष्ट रूप से देते हैं कि उनका रखरखाव किस तरह किया जाए। यदि निर्देशानुसार रखरखाव सही तापक्रम पर नहीं किया जाएगा तो टीके जल्दी खराब हो जाएंगे और टीकाकरण का वांछित परिणाम नहीं निकलेगा। वास्तव में टीके निर्धारित तापक्रम पर ही सुरक्षित रहने वाले पदार्थ हैं। उन्हें सही ढंग से स्टोर करने तथा लाने ले जाने पर ही उनसे प्रभावी परिणाम निकल सकता है। टीके की क्षमता के क्षीण होने की गति, विद्यमान तापक्रम और उसमें टीके के रखे रहने की अवधि दोनों पर निर्भर करती है। अलग अलग टीकों पर तापक्रम का असर भी अलग अलग होता है। कुछ टीके ज्यादा तापमान भी सहन कर लेते हैं और वे खराब नहीं होते, किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम पर सभी तरह के टीके खराब होने लगते हैं। टीकों के प्रभावी रहने की एक आयु सीमा होती है, एक समय सीमा जिसे एक्सपायरी डेट कहते हैं। टीकों का उपयोग इस एक्सपायरी डेट के पहले कर लेना चाहिए। यदि टीकों को निर्धारित न्यूनतम तापक्रम पर रखा जाए तो ये लंबे समय तक अपनी क्षमता बनाए रखते हैं। जिला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक इसी तापक्रम पर टीकों को ले जाना चाहिए और इसी तापक्रम पर रखा जाना चाहिए। यह एक पोलियो का टीका है जो कि पिलाया जाता है, या पिलाया जाए या नहीं इसके लिए एक निशान लगा रहता है। इस पे जो चौकोर रंग का सफ़ेद निशान रहता है जो कि एक गहरे नीले रंग के गोले से घिरा रहता है। अगर ये निशान सफ़ेद रहे पूरा का पूरा चौकोर तो इसका मतलब ये शीशी उपयोग करने लायक है। अगर यह स्लेटी या गहरा नीले रंग की हो जाती है तो यह उपयोग करने लायक नहीं रहती है। जैसा कि ये दूसरी शीशी के अंदर दिखाया गया है कि पूरा का पूरा चौकोर सफ़ेद जो है वो गहरा नीला रंग का हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये शीशी अगर उपयोग करने लायक बिल्कुल नहीं है और ये बीच में ये स्लेटी होते हुए गहरा नीला होता है। ये इसमें थोड़ा सफ़ेद रंग से स्लेटी होता हुआ और गहरा नीला हो जाता है। तो ये दोनों स्थिति के अंदर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें सफ़ेद रंग का ही अगर चौकोर निशान है तो इस शीशी का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। जो विधि यहाँ पर दर्शाई गई है जो कि वायल के ऊपर बनी गई है, इसको वैक्सीन वायल मॉनिटर कहा जाता है। जब टीके अपनी क्षमता या पोटेंसी खो देते हैं तो ये हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। इसके बाद इनको रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रिज में हम रखें तो उसकी पोटेंसी फिर से वापस नहीं आ सकती है। इसलिए निर्माता से उपयोगकर्ता तक टीके सही स्थिति में पहुँचे, ये बहुत आवश्यक है और ये केवल कोल्ड चेन के द्वारा ही मेंटेन की जाती है। टीके की क्षमता दो स्थितियों में समाप्त होती है। पहला तो टीका का जब निर्माण होता है तो उसकी कुछ एक्सपायरी डेट की अवधि होती है, उसी अवधि में ही हम इनको उपयोग में ला सकते हैं। एक्सपायरी डेट समाप्त होने के बाद में चाहे डीप फ्रीजर में रखें या अन्य कहीं भी रखें, वो पोटेंसी उसकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। दूसरी, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आई होती है, फिर भी यदि उसको सही टेम्परेचर में ना रखा जाए, ठंडकता उसकी सही प्रदान ना की जाए, उस स्थिति में भी इस टीकों की पोटेंसी समाप्त हो जाती है। टीकों के पोटेंसी को बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं, ILR और डीप फ्रीजर। पोलियो के टीकों पर तापक्रम का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उन्हें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाना जरूरी है।
जिन टीकों को फ्रीजर में रखा जाना चाहिए उनके नाम हैं पोलियो, मीजल्स यानी खसरा, बीसीजी यानी टीबी। जिन टीकों को ठंडे हिस्से में रखा जाना चाहिए लेकिन फ्रीजर में नहीं, उनके नाम हैं टाइफाइड, डीपीटी, टिटनेस टॉक्साइड और डाइल्यूट करने वाला द्रव। टीकों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए टीकों को ले जाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। निर्माता कंपनियों के पास में रेफ्रिजरेटेड वाहन होती हैं जिसके माध्यम से ये हवाई अड्डे तक पहुंचाते हैं। हवाई अड्डों से विभिन्न राज्य सरकारों को सीधे भेजी जाती हैं। जैसे सूचना प्राप्त होते हैं, सेंट्रल स्टोर जो होते हैं या क्षेत्रीय स्टोर जो होते हैं, ये अपनी वैक्सीन वैन से एयरपोर्ट से प्राप्त कर लेते हैं और अपने जो रीजनल स्टोर में वहाँ पे स्टॉक करते हैं। वहाँ से अन्य जिलों को वैक्सीन वैन जो होती है उसमें कोल्ड बॉक्स में रख करके वैक्सीन भेजा जाता है। फिर ये जिलों से विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उनकी 1 माह की आवश्यकता के अनुसार उनको प्रदान की जाती है। रीजनल डायरेक्टर के यहाँ से हम वैक्सीन प्राप्त करते हैं और वैक्सीन को हम अपने वैक्सीन वैन से लेके आते हैं कोल्ड बॉक्सेस में और उसको फिर हम अपने ILR और डीप फ्रीजर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ILR में तो हम अपना T सीरीज का वैक्सीन रखते हैं और उसके अंदर जैसे DPT है, DT है, टिटनस है, टिटनस टॉक्साइड है, इस तरह का वैक्सीन रखा जाता है। और जो हमारा डीप फ्रीजर है उसके अंदर हम पोलियो और मीजल्स का वैक्सीन रखते हैं। डीप फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो -10 to 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करते हैं और ILR का जो टेम्परेचर है वो हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको मेंटेन करते हैं। इसी प्रकार हमारा जो वैक्सीन की कोल्ड चेन का मेंटेनेंस है उसका हम सुबह शाम टेम्परेचर, हमारी टेम्परेचर रिकॉर्ड बुक होती है उसमें हम नोट करते हैं और इसके लिए सतत निगरानी रखी जाती है। उसके बाद फिर जब हमारे CSC से यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन का इंडेंट आता है और हमने उनको बता रखा है कि आप अपना मंथली इंडेंट भेजें। मंथली इंडेंट लेकर वो लोग जब इंडेंट करने आते हैं तो उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको वैक्सीन प्रदान की जाती है। इसके बाद जब CSC लेवल पर वैक्सीन पहुंचती है तो वो कोल्ड बॉक्सेस के द्वारा पहुंचती है, वैक्सीन वैन के द्वारा जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वो अपने ILR और डीप फ्रीजर में उसको रखते हैं। यह एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि जिला कार्यालय एवं सब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बीच की एक कड़ी है। टीकाकरण कार्यक्रम के लिए यहाँ पर टीकाकरण की सामग्री जिला कार्यालय से आती है। जिला कार्यालय से वो सामग्री कोल्ड बॉक्सेस में वैन के द्वारा या जीप के द्वारा लाई जाती है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता उस सामग्री को यहाँ से ले जाते हैं। वो लोग अपने अपने वैक्सीन कैरियर लेकर आते हैं। वैक्सीन कैरियर में 4 आइस पैक्स के बीच में रखकर वो वैक्सीन यहाँ से ले जाते हैं और हितग्राहियों को वैक्सीन टीकाकरण का कार्य किया जाता है। राज्य क्षेत्रीय भंडारों से जिलों और जिलों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक टीकों को ले जाने के लिए आमतौर पर सड़क यातायात का ही सहारा लिया जाता है। इसमें 1 से लेकर कई घंटे लगते हैं।
वहाँ से जब टीकाकरण करना होता है तो हमारे कार्यकर्ता उसको वैक्सीन कैरियर में ले जाते हैं या डे कैरियर होता है। अब जब दोनों ही चीज़ें उपलब्ध ना हो, वैक्सीन कैरियर उपलब्ध ना हो या डे कैरियर उपलब्ध ना हो, तब विशेष परिस्थिति में थर्मोकाल का उपयोग किया जा सकता है, परंतु इसमें अवधि जो है बहुत कम होती है। इस प्रकार इसमें जो तापक्रम न्यूनतम जो निर्धारित है 2 से 6-8 डिग्री या -10 to 20 डिग्री, उसमें मेंटेन करते हुए निर्माता से लेकर के उपयोगकर्ता तक टीकों को पहुंचाया जाता है। ध्यान रखें कि टीके आइस पैक लगे हुए कोल्ड बॉक्सों और डे कैरियरों में ही ले जाना चाहिए। टीके इस्तेमाल के स्थानों तक वैक्सीन कैरियर में ले जाए जाते हैं। जिलों से टीके ले जाने के लिए अतिरिक्त वैक्सीन कैरियर जरूरी होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेशानुसार हमको ये बताया गया है कि हमारे सेंटर से कोई भी बच्चा बिना वैक्सीनेशन के वापस नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मीजल्स के 5 डोज का वायल होता है और उसमें यदि कोई एक बच्चा भी आता है तो हमको वायल ओपन करके उसको लगाकर उसको बाकी के 4 डोज यदि कोई बच्चा उपलब्ध ना होता है तो हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे बीसीजी वैक्सीनेशन का है, बीसीजी वैक्सीनेशन का जो वायल होता है वो 25 डोज का होता है और यदि वहाँ 5 बच्चे भी उपलब्ध हैं या एक बच्चा भी उपलब्ध है तो हम उसको लगाएंगे और यदि वो डोजेस बाकी बच जाती है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। इसलिए हम मतलब उसके लिए दिन फिक्स कर देते हैं ताकि उस दिन बच्चे जो हैं वो इकट्ठे आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं ताकि हमारा वैक्सीन कम से कम वेस्ट हो। अब देखें कि कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए कौन-कौन से उपकरणों का प्रयोग करते हैं। वॉक इन कूलर या शीत कक्ष, वॉक इन फ्रीजर या WIF, डीप फ्रीजर और आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर, संयुक्त ILR और डीप फ्रीजर, छोटे डीप फ्रीजर और ILR, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर, डे कैरियर, आइस पैक, थर्मोकोल बॉक्स। वॉक इन कूलर या शीत कक्ष जिनमें आप प्रवेश कर सकते हैं। इन्हें
संक्षेप में WIC कहते हैं। ये शीत कक्ष 4-5 जिलों को टीकों की आपूर्ति करते हैं और इन्हें इस प्रकार बनाया जाता है कि 3 महीनों तक टीकों को स्टोर कर सकें। ये बॉक्स इन कूलर है। इसमें टी सीरीज का वैक्सीन का भंडारण करते हैं, जैसे TT, DT, DPT, BCG इत्यादि। इसका तापमान +2 से +8 के बीच में रहता है और इस मशीन में ये जो है ये टेम्परेचर रिकॉर्डर लगा हुआ है। इससे मशीन का तापमान रिकॉर्ड होता है। ये प्रतिदिन का अपन तापमान इस मशीन में देख सकते हैं कि किस दिन कितना तापमान रहा, ये रिकॉर्ड करता रहता है। यदि लाइट चली जाती है तो इस मशीन के लिए एक ऑटोमेटिक जनरेटर लगाया हुआ है। मशीन का तापमान जैसे ही +8 से अधिक होता है तो ये जनरेटर ऑटो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में ये मशीन पुनः चालू हो जाती है और मशीन का तापमान पुनः मेंटेन हो जाता है। वॉक इन फ्रीजर या WIF। WIC की तरह ही यह एक शीत कक्ष होता है। वॉक इन फ्रीजर का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इस कक्ष में ऐसे टीके रखे जाते हैं जिनमें जीवित वायरस पाए जाते हैं। ये बाल्क इन फ्रीजर है। इसका तापमान -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें हम 2 प्रकार के टीकों का भंडारण करते हैं, एक पोलियो और दूसरा मीजल्स। इसका ये टेम्परेचर रिकॉर्डर है जो रूम का टेम्परेचर बताता है। इसके अंदर क्या तापमान है वो इसमें रिकॉर्ड होता रहता है और इस चार्ट के जरिए हम इसका किसी भी दिन का तापमान जान सकते हैं। ये भी टेम्परेचर रिकॉर्डर है। इसमें भी अपन प्रतिदिन का तापमान रिकॉर्ड पता लगा सकते हैं, किस दिन क्या तापमान इसमें रहा मशीन में। इसमें ऑटोमेटिक जनरेटर लगा हुआ है। अगर लाइट जाती है और इस रूम का तापमान निर्धारित तापक्रम से अगर कम या अधिक होता है तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और जनरेटर स्टार्ट होने के बाद पुनः ये मशीन अपना तापमान कवर कर लेती है। यह बड़े डीप फ्रीजर 300 लीटर क्षमता वाले होते हैं और ILR की क्षमता भी 240 से 300 लीटर तक होती है। ये सभी जिलों तथा शीत कक्ष स्थलों को दिए जाते हैं। डीप फ्रीजर का इस्तेमाल आइस पैक बनाने और पोलियो तथा खसरा के टीके रखने के लिए किया जाता है। ILR ऊपर से खुलने वाले रेफ्रिजरेटर होते हैं। इनमें बर्फ के पाइप या आइस पैक से पंक्तियां बनी होती हैं। ये बिजली जाने और ILR में तापमान की वृद्धि की अवस्था में तापमान नियंत्रक का कार्य करते हैं। यदि 24 घंटे में से 8 घंटे बिजली बंद हो तब भी ये टीकों को सुरक्षित रख सकते हैं।
यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें ILR और डीप फ्रीजर दोनों के ही गुण होते हैं। इसका फायदा यह है कि इसमें ILR में रखे जाने वाले टीकों और डीप फ्रीजर में रखे जाने वाले टीकों दोनों का ही भंडारण किया जा सकता है। यह ज्यादा आर्थिक महत्व का उपकरण है। इसमें कम पैसों में अधिक प्रकार के टीकों का भंडारण किया जा सकता है। इनका एक एक सेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी परिवार कल्याण केंद्रों और पोस्टपार्टम केंद्रों को दिया जाता है। डीप फ्रीजर में जमे हुए बर्फ पुंज बनाए जाते हैं जिनका उपयोग कोल्ड बॉक्सों में किया जाता है, जिनमें टीकाकरण के समय टीके रखकर जरूरी स्थानों तक पहुंचाए जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सभी टीके ILR यानी बर्फ की दीवारों वाले रेफ्रिजरेटर में रखे जाते हैं। TT, DPT, DT के टीके और डाइल्यूट करने वाले द्रव ILR के साथ मिलने वाली बास्केटों में रखे जाते हैं। ILR में एक डायल थर्मोमीटर रखा होता है और इसका दिन में 2 बार तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है। यदि ILR में 6 मिलीमीटर मोटी बर्फ की परत जम गई हो तो उसे डिफ्रॉस्ट करें या बर्फ को पिघलाएं। डिफ्रॉस्ट करते समय टीकों को कोल्ड बॉक्स में रख देना चाहिए और यह ध्यान देना चाहिए कि उसमें पर्याप्त संख्या में आइस पैक मौजूद हो। टीकों को कभी भी 1 माह से अधिक के लिए स्टोर नहीं किया जाना चाहिए। उपकरण की खराबी या बिजली की सप्लाई में बाधा आने पर टीकों को कोल्ड बॉक्स में रखकर बाद में उसे अन्य निर्धारित उपकरणों में स्थानांतरित कर देना चाहिए। दूरस्थ परिधि पर स्थित सारे स्वास्थ्य केंद्रों को कोल्ड बॉक्स प्रदान किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल खासतौर से टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कोल्ड बॉक्सों में टीके रखने से पहले इसके तल पर और भीतर चारों तरफ पूरी तरह से जमे हुए आइस पैक रखे जाते हैं। टीकों को पहले कार्टून या पॉलिथीन की थैलियों में रखना होता है। ध्यान रहे कि DPT, DT के टीके और डाइल्यूट करने वाले द्रव आइस पैक के सीधे संपर्क में न आएं। वैक्सीन कैरियर 16 से 20 टीकों के वाइल को लाने ले जाने के लिए होते हैं। कैरियर में पूरी तरह जमे हुए आइस पैक अगल-बगल की दीवारों में जमा दिए जाते हैं। यदि आइस पैक सही तरीके से उपयोग किया जाए तो इसमें 48 घंटे तक टीके सुरक्षित रख सकते हैं। कैरियर को मजबूती से बंद किया जाना चाहिए। यह एक दिन के लिए टीकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने के लिए उपयुक्त रहते हैं। वैक्सीन कैरियर, जो कि पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए आयात किए जाते थे, 1984 से भारत में ही बनने लगे हैं। ये छोटे वाहक होते हैं जिनका उपयोग एक सत्र के लिए हो रहे टीकाकरण शिविर में अधिकतम 6 से 8 वाइल ले जाने के लिए किया जाता है। इस कैरियर में अच्छी तरह जमे हुए आइस पैक ही रखे जाएं। यदि किसी आइस पैक से जरा भी पानी रिस रहा हो तो उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
डे कैरियर में वैक्सीन को 6 से 8 घंटे तक ठंडा रखा जा सकता है। आइस पैक में पानी भरा जाता है, लेकिन इनमें नमक नहीं मिलाना चाहिए। पानी को ऊपर की तरफ लगे हुए निशान तक भरना चाहिए। इसे ऊपर से नीचे की ओर रखें और देख लें कि पानी लीक तो नहीं कर रहा है। अगर आइस पैक लीक कर रहे हों तो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बॉक्स अल्प अवधि के लिए टीके रखने के काम आते हैं। इनमें आइस पैक की जगह आइस क्यूब रखकर वैक्सीन रखे जाते हैं। ये वैक्सीन को टीकाकरण स्थल से दूसरे स्थल तक ले जाने के उपयोग में आते हैं, लेकिन इन्हें दूर के स्थानों तक ले जाने के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जो हम अपना टोटल पॉपुलेशन के ऊपर हम अपने बच्चों को, कितने बच्चों को हमको इम्यूनाइज करना है, उसका हम हिसाब लगाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव की पॉपुलेशन 1000 है, तो 1000 में हमारे यहाँ 14% जो 0 से 5 साल के बच्चों की संख्या हम निकाल लेते हैं, और वो करीबन 14% के हिसाब से मान से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 14% मान के हिसाब से हमारे यहाँ उस गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से 140 बच्चों को हमको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम, चाहे वो जिले की हो, चाहे वो पूरे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की हो, पॉपुलेशन के मान से हम बच्चों की संख्या, बेनिफिशरीज की संख्या निकाल लेते हैं, और उसके मान से फिर हम वैक्सीन की डोज को कैलकुलेट करके और वैक्सीन का प्रदाय करते हैं। वैक्सीन का प्रदाय करने के बाद हम बच्चों की संख्या ज्ञात करने के बाद उसके साथ हम 0.33 या 33% वेस्टेज फैक्टर जोड़ते हैं, और उस वेस्टेज फैक्टर को जोड़ने के बाद हम टोटल डोज को कैलकुलेट कर लेते हैं। कोल्ड चेन के असफल होने की संभावना उपकेंद्रों और गांव के स्तर पर अधिक होती है। इसी वजह से टीकों का संग्रहण उपकेंद्रों पर नहीं किया जाना चाहिए, और उन्हें जिस दिन इस्तेमाल करना हो उसी दिन दिया जाना चाहिए। ILR और डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करते समय इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शीत कक्ष के उपकरण और दीवार के बीच कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी हो, और उन्हें सूरज की रोशनी से बचाकर रखें। उपकरण को समतल जगह पर रखें। वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर उपकरण के विद्युत प्रवाह को स्थिर रखें। टीकों को सफाई से जमाएं और उनके कॉलमों के बीच में जगह छोड़ें, ताकि हवा का प्रवाह निरंतर बना रहे। उपकरणों को बंद रखना चाहिए, और जब जरूरी हो तभी खोलना चाहिए। इन्हें समय समय पर डिफ्रॉस्ट करते रहें और तापमान का रिकॉर्ड भी रखें। अगर आप टीकों को कार्टूनों में जमा रहे हो तो उनके अगल बगल की सतहों पर छेद कर दें, ताकि हवा का प्रवाह निरंतर बना रहे। और याद रखें, इन चीजों को कभी न करें। एक तो इन उपकरणों के ऊपर कुछ भी न रखें। वैक्सीन कैरियर के ऊपर बैठना भी नहीं चाहिए। इनमें कोई अन्य दवा नहीं रखी जानी चाहिए। इन उपकरणों में भोज्य पदार्थ या पीने का पानी भी नहीं रखना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 1 महीने से अधिक इन टीकों को नहीं रखना चाहिए। यदि टीकों की तारीख निकल गई हो तो उन्हें न रखें। टीकों को ILR के फ्लोर पर कभी नहीं रखना चाहिए।
पहले कोल्ड चेन की निगरानी, रिकॉर्डों की सूक्ष्म जांच, टीकों के भंडारों की देखरेख और रेफ्रिजरेटरों के तापमान रिकॉर्डों को देखकर की जाती थी। 1984 के बाद से टीकों की क्षमता जांच यानी पोटेंसी टेस्ट के लिए फील्ड से उनके नमूने या सैंपल टेस्ट के लिए ले जाए जाने लगे हैं। हमारे यहाँ टीकों का रखरखाव बड़ा सूक्ष्म तरीके से किया जाता है और इसके लिए हम पीरियडिकली हमारे सेंटर्स से, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से और सेक्टर पीएचसी से और हमारे इवन डिस्ट्रिक्ट से हम एक एक वायल पोटेंसी के टेस्ट के लिए नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज दिल्ली को भिजवाते हैं और वो बाकायदा यहाँ से भी पूरा ट्रेन में भी पूरा कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए वो दिल्ली जाता है वैक्सीन और वहाँ पर उसको जमा किया जाता है और वहाँ से जब हमारी रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री आ जाती है तभी हम उस वैक्सीन को आगे के लिए यूज़ करते हैं, अन्यथा हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और इसका डिस्कार्डिंग पीरियड ये होता है कि किसी भी पीएचसी में वैक्सीन का 6 सप्ताह से ज़्यादा नहीं रखा जाता और उसी तरह डिस्ट्रिक्ट में वो 6 महीने तक रखा जा सकता है। टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु भारत शासन अथवा यूनिसेफ से प्राप्त उपकरणों का रखरखाव भी बहुत आवश्यक है। ये उपकरण सतत कार्य करता रहे, इसके लिए जिला स्तर पे एक एक रेफ्रिजरेटर मैकेनिक पदस्थ किए गए हैं और इनको समय समय पे नई टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षण दिया जाता रहे। इनके लिए जो उपकरण होते हैं सुधारने के लिए टूल्स ये भारत शासन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके लिए सुधार कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में बजट संचालनालय से प्रत्येक जिले को उपलब्ध कराया जाता है। बीच बीच में हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स भी जो हैं वो अपने सेंटर्स में जाते हैं और हमारे आईएलआर और डीप फ्रीजर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं और यदि कहीं से खबर आती है तो हम उसको तुरंत रिपेयर के लिए भिजवाते हैं और शासन ने उसके लिए बजट दिया हुआ है और उस बजट में प्रावधान किया हुआ है कि हम तुरंत अपने आईएलआर और डीप फ्रीजर को ठीक करवाएं ताकि हमारे टीकाकरण के लिए हमारे जो टीके हैं वो प्रभावित ना हो, कोल्ड चेन सिस्टम बिगड़े नहीं, टूटे नहीं और बराबर मेंटेन रहे। इसके लिए हमारे यहाँ हमारे जो मैकेनिक्स हैं उनको पीरियडिकली प्रशिक्षण भी दिया जाता है और न केवल हमारे मैकेनिक्स को प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि हमारे जो फील्ड सुपरवाइजरी स्टाफ है या जो हमारा एमपीडब्ल्यू जो स्टाफ है उसको भी हमारे यहाँ बीच बीच में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है। कोल्ड चेन में लगे कार्यकर्ताओं के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। अक्सर लोग समझते हैं कि कोल्ड चेन का अर्थ है टीकों को रेफ्रिजरेटर में रख देना। हमें ये याद रखना चाहिए कि भले ही हम अत्याधुनिक और सबसे बढ़िया उपकरण ले आएं या फिर यातायात के साधन जुटा लें, लेकिन इस काम में लगे लोग यदि टीकों को ठीक ढंग से नहीं रखेंगे तो कोल्ड चेन निष्प्रभावी हो जाएगी। यदि कोल्ड चेन प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई तो हमारा टीकाकरण कार्यक्रम भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा ध्येय होना चाहिए कि कोल्ड चेन बनी रहे।